नमस्कार, आप देख रहे हैं द टकसाल न्यूज और मैं हूं विकास सिंह। आपको पहले से मालूम है कि हमारा 2 एपिसोड जो सिंगरौली के ज्वलंत मुद्दे हैं विस्थापन और बेरोजगारी पे 2 एपिसोड हमने चला दिया है और इसमें आपका प्यार काफ़ी मिला है और आप लोगों ने इस एपिसोड को सराहा है। इसी मुद्दे को लेकर के पुनः आज एक बार संजय नामदेव जी को हम फिर अपने स्टूडियो बुलवाए हैं और इस मुद्दे पे और भी गहराई से चर्चा करने के लिए हम संजय नामदेव को आपके साथ जोड़ रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं विस्थापन और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर संजय नामदेव जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं संजय नामदेव। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की ओर से आज टकसाल न्यूज़ के तीसरे एपिसोड में आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। टकसाल न्यूज़ आप लगातार सिंगरौली के ज्वलंत मुद्दों पर लोगों की प्रतिक्रिया इकट्ठा कर रहे हैं और उसको आप सबके सामने फोकस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, सिंगरौली की बेरोजगारी का प्रमुख कारण। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिंगरौली की बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो है विस्थापन। विस्थापन सिर्फ लोगों का घर जमीन मकान ही नहीं बल्कि उनकी कला संस्कृति, उनके जो अपने रोजगार के संसाधन है, अपना रोजगार, इन सबसे विस्थापन होना पड़ता है। आप देखेंगे हमारे सिंगरौली में बेरोजगारी की शुरुआत कब से हुई है, इस पर हम जरूर प्रकाश डालना चाहेंगे। पहली बात, जब यहाँ पे एनसीएल और एनटीपीसी की परियोजना स्थापित हुई, उनसे जो लोग विस्थापित हुए, जिनका घर मकान जमीन जायदाद रोजी रोजगार सब कुछ खत्म हो गया, और जो जमींदार थे जिनके पास 100 50 एकड़ की ज़मीन थी, इलाकेदार कहे जाते थे, वो आज मजदूर बन करके एनटीपीसी हो चाहे तमाम दूसरी जगहों पर ठेका मजदूरी करने का काम कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरा जो मुद्दा है विस्थापन पर, जो नीतियां बनी हैं वो बिल्कुल अस्पष्ट हैं और गोलमोल हैं, और शायद उनका हमारा जिला प्रशासन या हमारी सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकार बीजेपी की रही हो और चाहे वो कांग्रेस की रही हो, दोनों इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि दोनों ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। कभी यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का और यहाँ के बेरोजगारों के पक्ष में कभी उन्होंने कोई नीतियाँ नहीं बनाई। आप देखेंगे एक एक परियोजना के जो स्थापना में हजारों हजार परिवार बेघर हो रहे हैं, हजारों हजार परिवार विस्थापित हो रहे हैं, और रोजगार के नाम पर ठेकेदारी में मजदूर एक आदमी को भी रोजगार देना इनके लिए संभव वाली बात नहीं हो रही। आप अंदाजा लगाइए। और आज हम डिस्कस करेंगे सिंगरौली में बेरोजगारी किस हद तक पहुंच चुकी है, जिसकी स्थिति इतनी खराब है कि आज लोग सिंगरौली से पलायन कर रहे हैं, सिंगरौली छोड़ के जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास चेन्नई में जाकर के ठेकेदारी में मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सिंगरौली में रोजगार न मिलने के पीछे हमने पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा किया था कि किस तरीके के बिचौलिया और तमाम ये जो उद्योग चल रहे हैं, नौकरी उद्योग, इनसे भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। आज मैं आपको बेरोजगारी की असलियत बताने जा रहा हूं कि आज स्थिति सिंगरौली में ये हो गई है कि जो रिहैबिटेट कॉलोनी बनी है, विस्थापित कॉलोनियाँ बनी हैं, एक आदमी जाकर के कहीं ठेकेदारी में मजदूरी कर रहा है तो उनकी बीवी बच्चे उन्हीं कंपनियों में, उन्हीं अधिकारियों के यहाँ जाके जूठा बर्तन कर रही हैं, घर बर्तन कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं। उससे भी अगर लोगों का पेट नहीं भर रहा है तो मैं आपको बताऊं कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपना तन बेचने पर मजबूर है। ऐसी स्थिति में अगर आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, इसके समाधान की ओर प्रयास नहीं करेंगे, तो आखिर कब होगा, कौन करेगा? अभी सिंगरौली में लगातार आप देखेंगे कि 84-85 से लेकर के लगातार विस्थापन, कहीं बांध के नाम पर विस्थापन, कहीं पावर प्लांट्स के नाम पर विस्थापन, कहीं कोयला खदान के नाम पर विस्थापन। कुछ हद तक तो जब एनसीएल और एनटीपीसी ने भू अधिग्रहण किया उस टाइम पर कुछ लोगों को नौकरियां दी, लेकिन पिछले 10 साल से लगातार इनके लोगों के द्वारा सिर्फ छलावा के अलावा कभी किसी को सही तरीके से उनको रोजगार नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली, और मिली भी तो 2-4% लोगों को, जो गिने चुने लोग थे, बहुत पहुंच वाले थे या सिफारिश वाले लोग थे। आम जनता को उसका लाभ कहीं नहीं मिला। मैं आपसे बात करना चाहता हूं अभी फिर विस्थापन की प्रक्रिया। अच्छा, एक बड़े मजेदार बात यह भी है कि आपको बता दें कि जब जब विस्थापन होता है
तो कुकुरमुत्ते की तरह विस्थापित नेता पैदा हो जाते हैं, जो अलग अलग गुटों में अलग 4-4, 10-10 लोगों को इकट्ठा करेंगे अपने साथ, और फिर वो कंपनी के साथ मेलजोल करके ठेकेदारी करेंगे और फिर वही उन्हीं विस्थापितों का शोषण करेंगे। आपने देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में 1984-85 से लेकर के बड़े बड़े विस्थापित नेता यहाँ पैदा हुए, लोगों को इकट्ठा भी किया, आंदोलन भी किया, लड़ाइयाँ भी खड़ी हुई, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? क्या उन लड़ाइयों से यहाँ के विस्थापितों को कुछ मिला? क्या उन लड़ाइयों से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिला? फायदा सिर्फ उनका हुआ जो विस्थापित नेता बने और उन्होंने उसी परियोजना में ठेकेदारी शुरू कर दी, उन्हीं विस्थापितों को अपना मजदूर बनाया, विस्थापित समिति बना करके, और उन्हीं का शोषण करना शुरू कर दिया। तो ये सिंगरौली अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। सिंगरौली का बेरोजगार टसक रहा है, बारूद सुलग रही है। मैं आप सबसे फिर से ये कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली के युवाओं का गुस्सा, आक्रोश सड़क पर ना फूटे, उसके पहले समय रहते हमें रोजगार, नए रोजगार सृजन पर बातचीत करनी चाहिए। उनको कैसे रोजगार मिलेगा इस विषय पर हमको सेमिनार करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, संगोष्ठी करनी चाहिए, जिला प्रशासन को भी इस पर विचार करना चाहिए और एक सही तरीके से सही नीति बना करके इस पर हम लोगों को सबको मिल करके काम करना चाहिए। ये होगा तब जा करके कहीं सिंगरौली में इस बेरोजगारी पर कुछ लगाम लगाया जा सकता है। धन्यवाद संजय नामदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे न्यूज़ को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।